नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड महावीर सिंह बिस जी, जिन्होंने अपने 38 वर्षों के कार्यकाल में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए शिक्षा को एक नई रफ्तार दी है। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी सर, चर्चा शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षक से और निदेशक तक का जो सफर आपका रहा है वो कैसा रहा, कितना उतार चढ़ाव उसमें रहा है सर, उसके विषय में जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा आपने पूछा है। मैं वैसे तो होममेड पहले से ही एक शिक्षक ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और शिक्षक का बेटा शिक्षक ही हो सकता है मुझे, क्योंकि वो परिवार से ही जो है संस्कार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं पहले शिक्षक रहा हूँ, बहुत सारे इंटरमीडिएट कॉलेजों में मैंने शिक्षण कार्य किया है। उसके बाद मैं डाइट्स में भी मैंने शिक्षण का काम किया है। लगभग मेरा जो सर्विस का है 14 साल मैंने जो है शिक्षण कार्य किया है। और उसके बाद जब मौका मिला, हम पीसीएस के थ्रू जो है चयनित होकर के आए हैं और शिक्षा अधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ। और शिक्षा अधिकारी मैंने उत्तर प्रदेश में ही हम बन गए थे और वहाँ से हमारी ये निरंतर यात्रा चलती रही। अब मैंने विभिन्न पदों पर, जो प्रशासनिक पद हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर मैंने काम किया, डाइट में सीनियर लेक्चरर के पद पे मैंने काम किया, तमाम जॉइंट डायरेक्टर मिड डे मील के पद पे मैंने काम किया, एडिशनल डायरेक्टर बेसिक शिक्षा, एडिशनल डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा से चलते चलते और लास्ट में मैं डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो एक लंबी कड़ी रही है और बड़ा अनुभव जुड़े हैं उस कड़ी में। बहुत ही कहीं कहीं पर तो बहुत तनाव भी महसूस होता था और कहीं पर हमने इसको बड़े इन्जॉय भी किया है कि जो हमें अगर ये क्षण प्राप्त हुए हैं, हमें चाहे मैं जिन भी पदों पे मैं रहा हूँ, ये मौका अवसर अगर प्राप्त हुआ है तो मैंने कोशिश की है कि मैं शिक्षा को अपने प्रदेश के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, बेहतर दे सकूँ। तो ये मैंने किया है। तो बड़ा जॉयफुली मैंने जो है इस यात्रा को कंप्लीट किया है। सर, कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रहती है? हाँ, घटनाएं हैं, हमेशा याद रखने लायक घटनाएं भी हैं। कुछ तो ऐसे थे, कुछ लोग जो शिक्षण को जो है बड़े बदनाम कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। उनके खिलाफ जब कार्रवाई की तो देखा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमको इस चीज़ का अनुभव नहीं था, तो बहुत सारे थ्रेटन भी मिलते हैं कि भाई हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और एक बार तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी जनपद में, तो हमारे डाइट के एक तत्कालीन प्राचार्य साहब थे, तो उन्होंने मुझे बड़ा डराया। उन्होंने कहा, यार तुम अभी अर्ली एज, यंग एज के हो, तुम बहुत ज़्यादा अपनी उत्साह में हो और जिस टीचर के खिलाफ तुम कार्रवाई करने की सोच रहे हो वो इतना बलशाली है कि तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर मेरा ये जवाब था कि अगर सर इनसे मेरी जान को खतरा होगा तो निश्चित है कि इन्हीं के हाथों मुझे मारा जाना है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर मैंने कहा मैं इससे जो है मुँह नहीं मोड़ूंगा। मेरी ड्यूटी है कि अगर मेरा टीचर समझता नहीं है और सही रास्ते पे नहीं आता है तो मुझे ऐसे शिक्षक के साथ में तो सख्ताई से पेश आना पड़ेगा। और मैंने सख्ती की और उसमें मैं सफल हुआ और अंततोगत्ता न तो मेरा मर्डर हुआ, आज तक भी मैं आपके सामने हूँ। तो ऐसे भी क्षण आते हैं कि जहाँ पर थ्रेटन इस प्रकार की मिलती हैं, और भी कई इस प्रकार के थ्रेटन मिलते रहते हैं। लेकिन देखिए, ट्रेनिंग हमने बहुत की है और काफ़ी लोगों से हमने अनुभव भी लिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाला आपको अगर लाया है तो जब तक उसने आपको तय किया है कि इतने समय तक आपने चलना है, तो उसके हाथ में कमांड है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, कोई भी अधिकारी हो चाहे कहीं पर भी हो। आप देखिए, हम तो एजुकेशन में अधिकारी हैं, पुलिस वाले भी तो अधिकारी होते हैं। वो चोर डाकुओं से वो भिड़ते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई मर्डर भी हो जाते हैं कभी। बिल्कुल। तो काम करने में किसी का मर्डर, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं जीवन में, लेकिन बस उसको हमने जॉयफुली, मैंने कहा नहीं आपको कि हर घटना को मैंने जॉयफुली जो है सीखा है उससे और उसको व्यतीत किया है। सर, यानी कि जो समस्याएं आई भी, आपने उसको हंसते हंसते लिया और आगे बढ़ते चले गए। शायद यही आपकी सफलता का एक राज भी रहा है। बिल्कुल। मैंने भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत फॉलो करता हूँ अपने जीवन में, और कृष्ण का एक चरित्र ऐसा है जो शुरू से लेकर लास्ट तक
उसके चेहरे में हमेशा जो है हंसी ही रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के पास भी बहुत सारी समस्याएं आई हैं, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, लेकिन वो कभी उन्होंने अपने चेहरे से उन समस्याओं को किसी और के सामने प्रदर्शित नहीं किया, वो हमेशा मुस्कुराते रहे। तो मैं भी लाइफ में ये मानता हूँ कि लाइफ इज जॉय, एंजॉय इट। बिल्कुल सही बात है कि मुस्कुराते रहेंगे तो समस्या हो चाहे चुनौती हो, कुछ भी होगा, हम उसे पार कर ही जाएंगे। जी सर, अब बात करते हैं एनईपी की। सर, एनईपी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए थे, ठीक है, अमेंडमेंट जो आया था उसके बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज लाए गए थे, 5334 का जो हमारा स्ट्रक्चर। सर, उसी एनईपी की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में धरातल पर वो कहाँ है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हालांकि 20 से ही नहीं स्टार्ट हुआ, काफ़ी बाद से स्टार्ट हुआ, और इसमें जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि 5+3+3+4, वो ये है कि जो हमारी प्रिपरेटरी क्लासेस हैं, जिसमें कि 3 साल पूरा करने वाला जो बच्चा आता है, तो नर्सरी से लेकर के और कक्षा 2 तक वो 5 क्लासेज हैं, वहाँ पर बच्चा रहेगा। और फिर जो आधारभूत हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें कक्षा 3, 4 और 5+3, और फिर 3 मिडिल क्लास 6, 7, 8, और फिर जो सेकेंडरी है वो 4 इयर्स का 9, 10, 11, 12। तो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसमें पहले तो प्रिपरेटरी क्लासेस की कोई बात नहीं थी, क्लास 1 से था, तो उसमें 5+3+2+2 की बात थी, यानी 2 जो है सेकेंडरी और 2 हायर सेकेंडरी। तो इसमें सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को क्लब कर दिया गया है, यानी 9 से 12 तक शिक्षा एक ही होगी, वो सेकेंडरी कहलाएगी। और बस नया जो चीज़ लाए हैं वो जो हम प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं नर्सरी, जी बिल्कुल, वो हमने जोड़ दिया है। पहले भी ये प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं था। जी बिल्कुल। अब हमारी स्टेट ने सबसे पहले जो प्रिपरेटरी क्लासेस हैं उसका जीओ भी सबसे पहले उत्तराखंड ने जारी किया, और उसमें उत्तराखंड ने कुछ जो है बुक्स भी, करिकुलम भी डेवलप किया। इतना तो हमने कर दिया सबसे पहले, और पूरे भारतवर्ष में चर्चा हुई इस बात पर कि आंगनवाड़ी केंद्र जो बालवाड़ी के नाम से जाना गया है, वो हमारे स्टेट ने किया। लेकिन अभी भी लगभग 5 साल जो आप कह रही हैं, वैसे एक्टिंग तो आप 3 साल एक्टिवली 3 साल मान के चलिएगा, लेकिन अभी ये जो हमारा प्रिपरेटरी क्लासेस हैं वो हर स्कूल में प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है। केवल जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र थे वहाँ पर ही ये हुआ है ये काम, और हमें अभी इसमें हर स्कूल में प्रिपरेटरी क्लासेस चलाने की आवश्यकता है, जो कि अभी हम अचीव नहीं कर पाए, हमारा स्टेट अचीव नहीं कर पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि देर से देर इसको अचीव करेंगे, क्योंकि नर्सरी ही बेस है। बच्चा जब स्कूल 3 साल पूरा होने के बाद जब स्कूल आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उसको एकदम से पढ़ाना नहीं है, उसको एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, खेल खेल में शिक्षा, वो बच्चा समझे कुछ, स्कूल को जो है वो अपना घर जैसे समझे, या स्कूल में ऐसा लगे उसको कि लालायित हो जाए स्कूल आने के लिए, वो बोझिल ना हो। तो जब ये हमारा काम होगा तो मुझे लगता है कि इसमें टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सर, जो 1986 की एनईपी पॉलिसी थी और जो 2020 की जो एनईपी पॉलिसी है, मतलब 2020 में ऐसा क्या मेजर उसमें परिवर्तन लाया गया कि उसकी आवश्यकता पड़ी है 2020 में अमेंडमेंट इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करने की? हाँ बिल्कुल, 1986 में भी, इससे पहले की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें जो मेजर उस समय जो उद्देश्य इसका मुख्य था वो था कि सामाजिक असमानता को दूर करना। उस समय शिक्षा में बहुत सारी सामाजिक असमानताएं थी, गर्ल्स का इनरोलमेंट कम था, बॉयज़ का ज़्यादा था, माता पिता गर्ल्स को कम स्कूल भेजते थे, बॉयज़ को भेजते थे, तो ड्रॉप आउट गर्ल्स का ज़्यादा थी, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स ज़्यादा थी, और अर्ली एज में उनकी मैरिज करना, इस प्रकार की बातें थी। या शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ओबीसी हैं, उनके और जनरल कैटेगरी के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंतर था, इनरोलमेंट हो, चाहे वो उनका अटेंडेंस का हो, या बहुत सारी चीज़ें। तो एक प्रकार से सामाजिक असमानता को दूर करना उस समय की एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था, जो कि 1920 तक समझ लीजिए वो निरंतर चलती रही, और उसने उस असमांतिक जो सामाजिक असमानता थी उसको काफ़ी कुछ दूर हुआ, बिल्कुल, और काफ़ी प्रयास किए गए उसमें।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी लाया गया उस बात के लिए, तो नई नई स्कीम्स लाई गई। तो उसमें हमारे देश ने काफ़ी अचीव किया उस गोल को। तो अब लगा गवर्नमेंट को लगा कि भाई ठीक है, 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके जो उद्देश्यों की पूर्ति तो हम कर चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अब कुछ नया कुछ हो जाए, क्योंकि वही एजुकेशन बच्चे एक साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ये मेजर 3 स्ट्रीम में बच्चा पढ़ता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें बहुभाषी बहुविषयक जी बिल्कुल एजुकेशन की व्यवस्था है। यानी बच्चा जो है अब ये नहीं होगा कि साहब ये साइंस वर्ग का है, साइंस में भी ये बायो वाला है, ये मैथमेटिक्स वाला है और कॉमर्स वाला है या आर्ट वाला है, ज़बरदस्ती पढ़नी है, कॉमर्स नहीं पढ़नी तो आर्ट पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है, अब इसमें बहुविषयक जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, मेन उद्देश्य है 2020 जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसमें बच्चे को इतनी फ्रीडम होगी कि वो फिजिक्स के साथ अगर संस्कृत पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ये नहीं कि साहब मानविकी नहीं पढ़ेगा, अगर वो चाहता है कि मुझे केमिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना तो पढ़ सकता है, उसको स्वतंत्रता होगी। और राज्यों को भी स्वतंत्रता होगी कि वो अपने यहाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों को भी स्वतंत्रता होगी, उनके गार्जियंस को भी स्वतंत्रता होगी, वो क्या क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा क्या क्या करना चाहता है। उसमें मल्टीपल लैंग्वेज की बात भी है कि बच्चा अधिक से अधिक जो है भाषाओं को भी समझ सके। जरूरी भी है, क्योंकि जितना अधिक भाषाएं जानेगा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कई बच्चे हमारे हैं जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ने के बाद उनको बाहर जाना होता है। अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो जर्मनी में इजीली जो है वो रोजगार प्राप्त करते हैं। फ्रेंच सीखते हैं तो वो फ्रांस में जा करके वहाँ पर इजीली जो है काम कर सकते हैं। लैंग्वेज की जितना नॉलेज आपको होगा उतना आपके लिए स्कोप, यस, स्कोप बढ़ेंगे, आपके रोजगार के स्कोप बढ़ेंगे, आप अब्रॉड जाने के स्कोप आपको बढ़ेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। और अभी जो 2020 में आपने देखा है कि जब हम कहते हैं बहुविषयक जो बच्चों को जो है शिक्षा दी जाएगी, तो बहुत सारे जो विदेशी विश्वविद्यालय उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है बिल्कुल कि वो आएं और हमारे यहाँ पर अपने कैंपस खोलें। और इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों को, हमारे भारत के बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और हमें बाहर जाने के और अधिक अवसर भी प्राप्त होंगे। ये इसमें मेन जो था दोनों पॉलिसीज में सबसे मेजर जो डिफरेंस मेजर कि मतलब कि अब गवर्नमेंट को लगे भाई हमें बहुत विषयक चीज़ें पढ़ानी चाहिए। बच्चा जो भी उसके हम ये न ला दें कि पहले से नहीं तुमको यही पढ़ना है, साइंस पढ़नी है तो तुमको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना। ये नहीं, आपको फिजिक्स ही पढ़ना है तो आप फिजिक्स ही पढ़िए। आपको केमिस्ट्री कह लेता कि भाई फिजिक्स पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूर पढ़नी है। अब कोई बच्चा अगर मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, पढ़े, मैथ्स की जगह पे पॉलिटिकल साइंस पढ़े। तो बहुविषयक शिक्षण ये मेन इस 2020 का उद्देश्य है। ओके, ठीक है सर, बात करते हैं एनईपी जो है, एनईपी में सेल्फ इमोशनल लर्निंग, इस पे बहुत जोर दिया गया है। यानी कि बच्चों को इस तरह खेल खेल में शिक्षा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेल खेल में शिक्षा, उसमें वो सब्जेक्ट यानी विषय है जैसे गणित है, उन्हें उसको कैसे समझाएं और इमोशनली उनका अटैचमेंट कैसे हो। जो बच्चे बोल नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते, वो उसे कैसे रख पाएँ, इसके लिए काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन सर इसमें बात मतलब प्रश्न ये उठता है कि आपने बात तो की है कि आप इस तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन सर जो टीचर्स हैं, टीचर्स को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो परंपरागत टीचर हैं, हमारे यहाँ पे बहुत समय से वैसे ही चला आ रहा है। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या अभी तक धरातल पर कोई ट्रेनर हायर हुआ है या इस तरह की कोई योजना है उत्तराखंड सरकार से? ये आपने जो बात उठाई है अनुभवात्मक शिक्षण, ये हमारी जो मिडिल क्लास में और उसके ऊपर जो सेकेंडरी क्लासेस में है, ये बात आई है कि कोई भी जो अब शिक्षण होगा बच्चों के अनुभव के आधार पर, अनुभव उनको पहले अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस उन्होंने लिया हुआ हो, उसके आधार पर शिक्षण किया जाए। ये मेन चीज़ है जो आप अभी बता रही हैं। लेकिन बात ये है क्योंकि अनुभव बच्चे अपने सोसाइटी से उनको अनुभव होता है, उनको अपने घर से होता है, अपने पर्यावरण से होता है, अपने यार दोस्तों से होता है, तो उनका अनुभव हो, अनुभव जनित ज्ञान को जो है हम विज्ञान में बदलें। अगर मैथमेटिक्स की शिक्षण भी कर रहे हैं तो उनके अनुभव के आधार पर उनको शिक्षण करवाएं जो उन्होंने पहले अनुभव किया हुआ है। भाई अगर वो सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वहाँ पर वो सारे कुछ नियम लगाते हैं, तो अगर उसी आधार पर हमारा किताबें बने, अगर वो बच्चे जो है घर में है, घर में कुछ बजटिंग होती है तो घर के बजट के आधार पर जो है क्वेश्चन बनाएं जो वो अनुभव कर रहे हैं। अगर हमारी फिजिक्स भी होगी तो बच्चों ने पहले से जो सीखा हो, वो जानते हैं कि कहाँ पर पैर फिसलते हैं,
कैसी जगह पर पैर फिसलते हैं तो उसमें फिजिक्स पढ़ाएं उस प्रकार से। वो जानता है कि हम कंबल को कब झाड़ते हैं और कैसे उसकी धूल निकलती है, वो क्या सिद्धांत है, क्योंकि बच्चा सीख रखा है, उसे देख रखा है, व्यवहार में अनुभव किया हुआ है। बस उसको गुरुजनों को जो है उसके फॉर्मूले बता देने हैं कि जब तुम कंबल झाड़ते हो तो उसमें ये सिद्धांत लगता है फिजिक्स का। जब तुम जो है घर में कोई अगरबत्ती जलाते हो, सारी खुशबू कमरे में फैलती है, तो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बच्चे का अनुभव पहले से है, वो सब देख रहा है, बस उसको कोई बताने वाला चाहिए कि तुमने जो अनुभव किया है उसको फिजिक्स की भाषा में ये कहते हैं या केमिस्ट्री की भाषा में ये रिएक्शन कहते हैं। ये चीज़ें समझाना है, और इन चीज़ों को समझाने के लिए शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपने कहा है। अब शिक्षक भी ये ना समझे कि केवल जो है जो अनुभव नहीं किया है आप वो चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं। बेटर है कि आप उनको पहले जो उन्होंने अनुभव किया है उसको आप पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। और इसमें टीचर्स ट्रेनिंग का मेन रोल तो है ही है, पर मैं ये चीज़ भी आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में टीचर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ही फोकस किया। बिल्कुल। और ठीक ट्रेनिंग का इम्पैक्ट भी रहा कि हमने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की है। लेकिन अब जो है जब 2020 आ गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो अब टीचर को भी बदलना होगा, टीचर की भूमिका भी बदल जाएगी। और चूंकि टीचर उसी ज़माने के हैं, 1986 वाली नीति से आए हुए हैं, तो अब टीचर्स को बदलने का भी बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और अच्छे तरह से विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि टीचर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, यूनिवर्सिटीज़ की है या हमारे डाइट्स की है। तो जब तक डाइट्स की फैकल्टी और यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है वो इस लायक नहीं होंगे कि वो 2020 जो हमारे NEP है उसकी भावना को अगर वो न समझते हों, तो तब तक वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कारगर नहीं होंगे। क्योंकि फिर वो बच्चा जो वहाँ ट्रेनिंग ले जाएगा, फिर वो अपने एक एजुकेशन की तरह जो मानता है, कभी महीने में 4 दिन गया, 4 दिन नहीं गया, साल भर में कितने दिन गया, क्या गया, कैसे गया, तो अगर वही खाली जाएगा और आएगा, कुछ सीखेगा नहीं, तो फिर वो क्या देगा, फिर वो 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कैसे सक्षम होगा। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, अभी हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे प्रदेश ने ये चीज़ किया नहीं है कि हम ट्रेनिंग को जो है, जो ट्रेनिंग सेंटर अपने हैं उनको जो है उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करने में, उनकी इन्हांस करने में हम आगे बढ़ें, कोशिश करें। वहाँ के जो लोग हैं जो नियुक्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि ट्रांसफ़र के लिए कोई डाइट में आ जा रहा है घर के पास के लिए, या यूनिवर्सिटीज़ में जो है खाली पॉलिटिक्स चल रही है। कम से कम जिन लोगों की जिम्मा एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग है, उनको तो उच्च कोटि की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद आना पड़ेगा और उनको बीइंग ए टीचर काम करना पड़ेगा। वो क्षेत्र में जाएं, वो बच्चों के बीच बैठें, वो बच्चों को समझें पहले और तब टीचर को समझाएं। तो ये हमें अपनी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, इस पर हमारा स्टेट अभी पीछे है। जी सर, कुल मिला के व्यवहारिक ज्ञान जो है, जो शिक्षक ने लिया है, उस व्यवहारिक ज्ञान को विषय के अनुसार ढालना पड़ेगा और फिर उसको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, बेसिक यही है। बिल्कुल जी सर, एक NEP पे ही वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि आप इस तरह से कीजिए, बच्चों को रोजगार परक शिक्षा उसके लिए काबिल बनाइए, उन्हें मतलब रटाइए नहीं, उनको सिखाइए ताकि वो अपने लिए रोजगार स्वयं उत्पन्न कर सकें या अपने लिए रोजगार कमा सकें, सीधा सीधा। सर, लेकिन इसको लेके धरातल पर क्या तैयारियां अभी तक उत्तराखंड सरकार ने की हैं? कितनी तैयारियां हो चुकी हैं अभी तक? हाँ बिल्कुल, इसको हम कौशल विकास भी कहते हैं, उसको हम कौशल विकास से जोड़ते हैं कि बच्चा जो सीखे, बिल्कुल, उसको अपना स्किल डेवलपमेंट के रूप में भी उसका वो ज्ञान काम आए। अब जैसे बच्चे ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट कर दिया, अब साइकिल पंचर होगी तो साइकिल पंचर जानता ही नहीं है, कैसे साइकिल ठीक की जाएगी। अगर उसको साथ ही साथ इन चीज़ों को भी, अगर ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग उनको मिल जाए, वो साइकिल ठीक करने की ट्रेनिंग भी मिल जाए, तो एक तो बच्चा अपना काम खुद कर लेगा। जी। कई सारे सिद्धांत हैं जो इसी पर बेस्ड हैं, वो उनको समझ लेंगे वो अच्छी ढंग से। और जान भाई गाड़ी कैसे चलती है, क्लच का क्या काम है, जो ब्रेक का कैसे लगता है, एक्सीलेटर कैसे लगता है। अगर वाकई में वो गाड़ी वहाँ पर हो, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग वहाँ पर मिल जाए, तो बच्चा ड्राइवर तो कोई भी बन जाता है। ड्राइवर बनना तो आसान है, लेकिन गाड़ी की बारीकियाँ समझना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चा सीख जाएगा। अगर बच्चे को स्कूल से ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो कहीं ऑटोमोबाइल सेंटर में चला सकता है, और अपनी गाड़ी अगर चला रहा है तो कम से कम वो कहीं पर ही खड़ा हो जाएगा, तो उसको पता है कि गाड़ी में कौन सा फॉल्ट आ गया, तो अपनी गाड़ी ठीक भी कर सकता है।
वरना कई बार क्या होता है कि गाड़ी जब तक अब कहीं से मैकेनिक आएगा फिर गाड़ी ठीक होगी। ऐसे ही आजकल लड़कियों में जो है वेलनेस, ब्यूटी और वेलनेस का बड़ा क्रेज है। बिल्कुल है। तो गाँव में भी है वो। तो भाई हमारे जो बच्चे हैं खाली कुछ सब्जेक्ट पढ़ने के बजाय अगर हम उनको वेलनेस और ब्यूटी का भी ट्रेनिंग स्कूल में दे दें तो वो बच्चे जो है इंटरमीडिएट करने के बाद अपने घर के आसपास केंद्र खोल सकते हैं, उनको रोजगार प्राप्त होगा क्योंकि इसमें बहुत सारा रोजगार है। बिल्कुल। अब इधर कुछ समय हमने समग्र शिक्षा अभियान में व्यावसायिक शिक्षा की बात तो की है कि कुछ जगहों पर हमने बहुत सारे ट्रेड शुरू किए हैं, लेकिन जो मैंने देखा है क्योंकि जो 1986 की नीति थी उसमें भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और बहुत सारे जो है उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा की बात, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र खोले गए थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो नीति गई व्यावसायिक शिक्षा केंद्र भी बंद हो गए और वो सारे जो है जंग खा रहे हैं। उनकी बहुत मशीनें आई थी लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। कहीं हमने 200-250 स्कूलों में शुरू किया है व्यावसायिक शिक्षा, तो मैंने कई स्कूलों में जाके देखा है कि वो एनजीओ के हमने ऊपर डाल दिया कि एनजीओ चलाएंगे। वो हमने अपने ऊपर नहीं लिया है कि हम चलाएंगे, बल्कि हमने एनजीओ के थ्रू उन कामों को कर रहे हैं। अब एनजीओ कहीं पर तो वो स्कूल की क्लासेस की भांति ही चला रहे हैं उसको। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा, मैंने कहा क्या है भाई, आपको तो ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसमें थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन वहाँ थ्योरी चल रही। तो अगर हम थ्योरी ही चलाएंगे तो थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी में भी हम कह रहे हैं कि अनुभव पहले होगा, थ्योरी बाद में होगी। यहाँ आप थ्योरी पहले करेंगे तो अनुभव होगी। उनको ट्रेनिंग, अधिक से अधिक ट्रेनिंग लैब स्कूलों में हो, लैब में बच्चे काम करें और उनको अपने आप ही उनको जो एपरेटस है उनको पकड़ने का तरीका पता हो जाएगा, किस एपरेटस को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस टूल को कब यूज़ किया जाता है, कैसे जो है हम ब्यूटी एंड वेलनेस करेंगे, कैसे हम स्वास्थ्य का जो फर्स्ट एड वगैरह दी जाती हैं, सामान्य सी जानकारी, क्योंकि हमारा पहाड़ है। अब यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है, हॉस्पिटल भी बहुत कम है। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कोई जाता नहीं है। तो भाई अगर हमारे बच्चों को हम 9 से लेकर 12 तक अगर हेल्थ एंड हाइजीन की ट्रेनिंग दे दें तो बहुत सारी छोटी छोटी जो इलाज होते हैं फर्स्ट एड वगैरह गाँव में ये बच्चे कर सकते हैं आसानी से। और ये बच्चे अपने मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इनको गवर्नमेंट को इस तरह भी करनी चाहिए। और जैसे कुछ वनीकरण का है या उनको हॉर्टिकल्चर है या एग्रीकल्चर का है, इसका नॉलेज बच्चों को दिया जाए, इनको नर्सरी डालने की नॉलेज दिया जाए तो बच्चे इसमें काम करेंगे। और इसमें जो है हॉर्टिकल्चर और ये जो हमारा एग्रीकल्चर है और फॉरेस्ट है, इसमें तो बहुत अपार संभावनाएं हैं। जड़ी बूटी की खेती करना बच्चों को सिखा दो तो बच्चे क्यों भागेंगे कहीं, ये पलायन भी रुक जाएगा, वो अपने क्षेत्रों में जड़ी बूटी करेंगे, लेकिन उनको महत्व तो पता हो। अब हम खाली उनको इतिहास और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, उनका उसमें केवल ये रहता है कि इस तरह परीक्षा पास कर दो। लेकिन अगर हम बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा जो वो जा करके और अपने क्षेत्र में व्यवसाय उत्पन्न कर सके, अगर हमने पहले से तय कर दिया कि हम बच्चों को ये वाला व्यवसाय देंगे, क्योंकि जो हमारे जहाँ जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लायक व्यवसाय होना चाहिए, वो नहीं कि थोपा हुआ व्यवसाय नहीं होना चाहिए। हाँ, उस बच्चे के घर में जो है कोई सड़क ही नहीं है, वो यहाँ हमारे जो है ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग ले रहा है। अरे तो जिस क्षेत्र का वो है उस क्षेत्र का ही हमें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यस, और इसके लिए हमारे स्टेट को सोचना चाहिए कि हम अपनी व्यावसायिक शिक्षा केवल लादी हुई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि साहब ये हैं कुछ ट्रेड, इनको आप चलाओ, मैं कह रहा हूँ उन्हीं को नहीं, हमारे अपने क्या ट्रेड हो सकते हैं, हम वो ट्रेड चलाएं ना। हम अपनी सॉइल कंजर्वेशन के ट्रेड चलाएं, हम अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ट्रेड चलाएं, हम अपनी जो वाटर कंजर्वेशन है उसके ट्रेड चलाएं ना, उसकी ज़रूरत है हमको तो आज। तो ये मेरा महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय शिक्षा हमने प्रारंभ तो किया है, लेकिन मुझे जो उनकी अभी दशा और दिशा है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक प्रतीत नहीं हो रही है। इसमें हमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता है और केवल एनजीओ पर निर्भर हमें नहीं रहना चाहिए। यानी कि हमें अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपना ही करना चाहिए, तभी मतलब कुछ हो पाएगा इसमें। बिल्कुल। इससे ऐसा होगा कि अगर हम अपना करेंगे तो उसमें रोजगार भी खुलेगा। कुछ बच्चे होंगे जो ट्रेंड बच्चे होंगे, फिर वो आएंगे ना, वो आएंगे भाई। कुछ लोगों ने जो है एग्रीकल्चर में जो है BSc MSc कर रखी, वो बच्चे यहाँ आएंगे, फॉरेस्ट्री में कर रखी, उन बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनको लाओ ना डायरेक्ट। और अगर हम वास्तविक रूप में ऐसे बच्चों को लाएंगे तो नए सब्जेक्ट भी मिलेंगे। वो बहु विषयक जो बात आ रही है वो भी इन बच्चों से हमें जो है टीचर, क्योंकि नए टीचर हमें मिलेंगे नहीं अभी, तो वो बच्चे ये काम भी कर सकते हैं।
व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ में अन्य विषयों की शिक्षण भी वो बच्चे दे सकते हैं। बिल्कुल सर, दे सकते हैं। सर, इसके अलावा एक बात जो हमेशा आती है कि स्कूलों में जो संख्या है, सरकारी स्कूलों में स्कूलों की जो संख्या निरंतर घटती जा रही है, लेकिन इससे इतर प्राइवेट स्कूलों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये जो बढ़ने और घटने का जो ये क्रम है, क्या गवर्नमेंट मतलब जो हमारी उत्तराखंड सरकार है, क्या इसने इस विषय पर विचार किया है कि ऐसा हम पढ़ाई को किस तरह से आकर्षित बनाए, या ऐसा प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं कि जिससे उनके तरफ बच्चे और अभिभावक दोनों खींचे चले जाते हैं? ऐसा हमारी एजुकेशन यानी गवर्नमेंट जो एजुकेशन है हमारी, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन या ऐसा कुछ नया आयाम जोड़ा जा सकता है जिससे प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चों का रुख जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ हो जाए? पूजा जी, ये जब से मैं एजुकेशन में, चाहे मैं एज ए टीचर रहा हूँगा या मैं एज ए ऑफिसर रहता हूँ, ये प्रश्न हमेशा से ही हमको सुनने को मिलता है। बिल्कुल। अब दो प्रकार की बातें हैं। आज तो हम एजुकेशन को ग्लोबल फोरम पे ले जा रहे हैं, वैश्विक, जो मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसको अगर संविधान में भी देखा जाए तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, कि राज्य भी देखेगा, केंद्र भी देखेगा, फिर राज्य और केंद्रों के अपने सीमित संसाधन भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। और इतने करोड़ों की, अरबों की जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करना, ये किसी भी गवर्नमेंट की अपने बूते की बात भी नहीं है जी। इसमें किसी न किसी दूसरे पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम प्राइवेट पार्टनर कह रहे हैं। अब पहले क्या थे कि प्राइवेट स्कूल कम हुआ करती थी, और गवर्नमेंट को तो मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने तो एजुकेशन की फैसिलिटी देनी है, तो मैंडेट है जी। अभी भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मैंडेट है कि विद इन 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल देनी है, विद इन 3 किलोमीटर हमें अपर प्राइमरी स्कूल देना है, विद इन 5 किलोमीटर हमें हाई स्कूल की सुविधा देनी है, और विद इन 7 किलोमीटर हमें जो है इंटरमीडिएट की सुविधा देनी है। गवर्नमेंट का मैंडेटरी है जी। अब गवर्नमेंट क्या होता है कि देखिए, गवर्नमेंट ने अपने संसाधनों को देखते हुए प्राइवेट जो पार्टनर होते हैं उनको भी शिक्षा का भार सौंपा हुआ कि भाई आप भी स्कूल खोलिए, आप खोल सकते हैं, खोल रहे हैं लोग। अब हो ये रहा है कि स्कूल प्राइवेट पार्टनर वहाँ खोल रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो उनको लगता है कि भाई ज़्यादा लोग होंगे तो हमारे स्कूल चल पाएंगे। अब आज की डेट में एक लोगों ने इसको स्टेटस सिंबल भी बना दिया है। बिल्कुल, कि जो लोग शहरों में आप देखेंगे तो जो अल्प वेतन भोगी लोग भी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें इन किन प्रकार ने तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में, रिश्तेदारी में कोई हमसे पूछेगा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और अगर उन्हें किसी गवर्नमेंट स्कूल का नाम ले लिया तो उनको लगता है कि लोग हमें ज़रा थोड़ा हीन दृष्टि देखेंगे, कह रहे इसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उन सब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में ना पढ़े, और प्राइवेट स्कूल की भी ये गारंटी नहीं है कि वहाँ जाके बच्चा अच्छा ही बनेगा, ऐसा भी नहीं है। नहीं, कोई गारंटी नहीं। कोई स्टडी है नहीं कहीं पर कि प्राइवेट स्कूल में सब बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल सर। ये हमारी मानसिक सोच है। अब किसी की मानसिक सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? उसको हम ऐसे बदल सकते हैं कि अगर हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स मेहनत करें, उनके पास जो भी बच्चे, देखिए धीरे धीरे पलायन भी हो ही रहा है। अब पहाड़ से आदमी मैदान में आएगा तो पहाड़ी स्कूलों में छात्र संख्या तो घटेगी, क्योंकि वहां पर अब वो पॉपुलेशन रहेगी है जो स्कूल गोइंग नहीं है। मोर देन जो है 20 साल के लोग अगर गाँव में हैं तो स्कूल एजुकेशन तो उससे नीचे होती है। बिल्कुल सर। तो भाई जरा कोई नौकरी पे लगता है तो वो शहर की ओर चला जाता है। अगर पूछो क्यों जा रहे हो तो कहते हैं कि साहब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आज एक सिंबल तो बन गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है शहर जाना है, और शहर में प्राइवेट स्कूलों को ढूंढना है। उनकी अपनी जेब अलाउ कर रही है, वो सारा गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं, लेकिन तब भी जो है एक तो स्टेटस सिंबल लोगों ने बना दिया कि नहीं हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत भी ऐसी हो गई है कि एक पॉलिटिकल निर्णय लेकर के स्कूल खोले जाते हैं। ये हम निरंतर देखते आ रहे हैं। इतने स्कूल खोल दिए कि देखा नहीं कि स्कूल खुल गया, हमारे पास संसाधन इतने हैं कि नहीं है। भाई हमारा स्टेट गवर्नमेंट की अपनी सीमित जो है बजटीय प्रोविजन है, संसाधन सीमित है। तो लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिकली जनता का दबाव होता है कि हमें स्कूल दो, स्कूल खोलो, स्कूल खुल जाती हैं। अब स्कूल खुल जाती हैं, पद सृजित नहीं होते हैं। पद सृजित हो भी गए माना तो वहाँ बिल्डिंग नहीं होती। हमारे कई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज और हाई स्कूल ऐसे हैं जो आज भी जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग पे चल रही है।
अब जब बिल्डिंग ही हमारे पास पूरे नहीं होंगी तो फिर हम कौन सी एजुकेशन व्यवस्था करेंगे उसमें? भाई पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो खेल के ऊपर भी बात है। बिल्कुल। और जब बहुविषयक बात होंगी तो बहुविषयक सब्जेक्ट के लिए लैब भी चाहिए होंगे, और लैब भी हमको स्मार्ट चाहिए होंगी, संसाधन तो लगेंगे। टीचर भी फुल चाहिए हमको। भाई बिना अगर टीचर कम है, हमारा कहीं पर गणित का टीचर नहीं है तो और टीचर क्या करे? उसको तो गणित तो कोई और भी नहीं पढ़ा सकता है, तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा? तो गवर्नमेंट का रुझान ये होना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ पर बहुत कम बच्चे हैं उन स्कूलों को शिफ्ट कर दें, अगल बगल अच्छे स्कूल बना करके। अब गवर्नमेंट सोच भी रही है कि क्लस्टर स्कूल की स्थापना की जा रही है, और गवर्नमेंट उसमें कर भी काफ़ी पिछले बजट में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी व्यवस्था की है कि एक क्लस्टर पे ऐसा स्कूल दे दिया जाए जहाँ पर कि सारी फैसिलिटीज़, बिल्डिंग, कक्षा कक्ष, पेयजल, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड से लेकर के, और टीचर्स का भी फिर वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि आसपास जहाँ बच्चे कम हैं वो बच्चे वहाँ पर आकर के ऐसा सेंटर उनको मिले कि जहाँ पर अच्छा स्कूल उनको, माने अच्छा स्कूल क्या होता है, टीचर हो जाएंगे, ऑल फैसिलिटीज़ हो जाएंगे वहाँ पर, वो अच्छा स्कूल है। तो ये वाला अगर हमारी गवर्नमेंट इसको कारगर रूप से चला सकती है तो शायद आने वाले समय में जो छोटे छोटे स्कूल हैं वो बंद हो जाएंगे और वो शिफ्ट हो जाएंगे। पर इसमें भी हो सकता है कि अध्यापकों की तरफ से जो है एक आक्रोश हो जाए कि स्कूल बंद कर रहे हैं साहब। तो ये गवर्नमेंट को जनहित में सोचना चाहिए, छात्र हित में सोचना चाहिए कि क्या ज़रूरी है कि भाई हमको ऐसे स्कूल चलाने जरूरी है। क्योंकि देखिए पूजा जी, जहाँ स्कूल तब चलते हैं बच्चों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लासरूम में आपस में सीखते हैं, वो बिल्कुल एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखता है, पीयर लर्निंग कहते हैं। तो पीयर लर्निंग तभी होगी जब बच्चे होंगे, पीयर होंगे, और बच्चे ही नहीं है तो पीयर लर्निंग कहाँ से होनी है? तो इसलिए और शिक्षा को कम खर्चीला करने के लिए बहुत इन्वेस्ट हम शिक्षा पे कर रहे हैं, तो उसको सीमित करने के लिए हमें कुछ कुछ सेंटर दे देने चाहिए क्लस्टर लेवल पर, और जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको पेरेंट्स को भी तैयार करना चाहिए कि वो बच्चों को वहाँ तक लाएं। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड स्टेट वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन और अच्छा हो जाए अगर लोकल लेवल पर राजनीति न हो। कई बार क्या होता है, देखिए हमने ये महसूस किया है कि भाई किसी का बच्चा, किसी नेता का बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है और वो स्कूल की नेतागिरी कर रहा होता है। वो स्कूल में टीचर्स के विरुद्ध जो है आंदोलन करना हो, चाहे सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना हो, तो वो सरकारी सिस्टम को, सरकारी एजुकेशन के विरुद्ध में कि साहब ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था नहीं। और हमने कई बार देखा कि महोदय आपका तो बच्चा ही नहीं पढ़ता यहाँ, तो आप केवल नेतागिरी कर रहे हैं। तो ये हमारे लोकल लेवल तक के जो हमारे पॉलिटिशियन है उनको सोचना चाहिए कि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, तभी शिक्षा फलदायी हो सकती है। अगर हम शिक्षा में राजनीति करेंगे, और ये भी नहीं करना चाहिए कि स्टेक होल्डर कौन है, बच्चा है, पेरेंट्स है, उनके लिए गवर्नमेंट को जो भी कठोर कदम उठाने पड़े वो कठोर कदम उठाने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए जनहित में। ये नहीं कि इस पर हम कहेंगे हम शिक्षक हित में निर्णय कर रहे हैं, ऐसा भी ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षक को भी समझना चाहिए कि स्टेट की सीमित संसाधन है, तो हम छोटे छोटे स्कूल, छोटे जरा सा बच्चों पर स्कूल चला करके उनको भी मज़ा नहीं आएगा, उसमें पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा, तो भाई हम क्यों चलाएं? हम क्लब कर दें स्कूलों को। कभी खुल गए थे, कभी जनता की मांग थी तब लोग थे वहाँ, अब लोग नहीं है तो फिर ठीक है भाई, स्कूल कम, जब जनता थी, जब लड़के थे तब स्कूल ज़्यादा खुल गए, अब बच्चे कम है तो स्कूल सीमित कर दो। और प्राइवेट जो हमारे शहरों में, वहाँ तो प्राइवेट मास्टर्स वहीं स्कूल चलाएंगे, उनको भी चलाने दीजिए। हाँ, उन पर भी अंकुश होना चाहिए, वो भी गार्जियन को ज़्यादा लूटे नहीं, ये व्यवस्था होनी चाहिए, तभी शिक्षा व्यवस्था सही चलेगी। जी सर, आपने कहा क्लस्टर पे स्कूल है ना, क्लस्टर को जो है मेन में वहाँ पे स्कूल्स को मर्ज किया जाएगा, वहाँ पे एक अच्छी आपको बिल्डिंग्स और सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। जी, लेकिन सर वहाँ तक बच्चा, क्योंकि बच्चों का डिस्टेंस, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में आना जाना, कई जगह रोड नहीं है, संसाधनों का अभाव, लाइट नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी बात आय भी नहीं है, पैसे का भी अभाव है। सर उस स्थिति में वहाँ तक जो बच्चा आएगा उसके लिए क्या रहने की व्यवस्था का कोई ऐसा प्रावधान या ऐसा कोई विचार किया है कि क्यों? क्योंकि वहाँ से वहाँ आना खर्चीला है, उसके साथ पढ़ाई और बाकी सारी जिम्मेदारियाँ, तो क्या सरकार इस तरह भी सोच रही है कि हाँ उस बच्चे का, जितने भी बच्चे हैं, अगर उनकी आय इतने से पता डाउन है तो उसमें हम उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं ताकि उनका जो भविष्य है वो बेहतरी की तरफ जाए? तो ऐसा कुछ बिल्कुल बहुत सही आपने उठाया है क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम क्लस्टर लेवल पे एक अच्छा स्कूल बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ने वो भी जियो
कर दिया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कि वाहन भत्ता, अगर सड़क पे बच्चों को कुछ दूर तक ले जाना है तो उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से वाहन भत्ता देने का गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पेरेंट्स को वाहन भत्ता देंगे और पेरेंट्स जो है अपने लोकल कोई जीप वगैरह जो मिलती हैं ऐसा करके और स्कूल तक उस सेंटर में जो क्लस्टर सेंटर है, जो अच्छा उत्कृष्ट विद्यालय जो बना रहे हैं वहाँ तक बच्चे को लाएं। उसमें इवन इतना भी प्रोविजन है कि अगर कोई आया भी बच्चों को लेकर के आ सकती है, जरा सा दूरी अगर है तो उसके लिए भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने कर रही है, किया है और आगे भी उसमें किया जाएगा। और जो आप कह रही हैं कि ये भी गवर्नमेंट अभी रिसेंटली, क्योंकि जियो हुआ या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे, क्योंकि ये मेरे रिटायरमेंट के बाद ही का एक डेवलपमेंट है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक मैंने पेपर में पढ़ा था कुछ ही समय पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्लस्टर लेवल पर कहीं कहीं हॉस्टल भी बनाएंगे। तो ये एक अच्छा फैसला है कि हम हॉस्टल बना करके और बच्चों को जो कम बच्चे हैं हॉस्टल में रखते हैं वो सारी सुविधाएं हॉस्टल में दे दें। पर हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि हॉस्टल ऐसी जगह पे होना चाहिए कि वो वीरान जगह पे ना हो जी। वो ऐसी जगह पे जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हों, ऑल फैसिलिटीज़, जहाँ पर अगर उनके कल अभिभावक आएँ तो वो भी वहाँ पर रह सकें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित जगह पर होना चाहिए। हॉस्टल भी ऐसे नहीं कि, क्योंकि फिर लैंड हॉस्टल के लिए कहाँ पर होगी, पता चला कि ऐसी जगह पर मिल रहा है जहाँ बहुत दूर, तो वहाँ हॉस्टल वार्डन, हमारे कई सारे स्कूल हैं KGBB जहाँ पर हॉस्टल वार्डन बड़ी परेशान रहती है, उनके लिए बड़े सिरदर्दी है कि वहाँ पर बालिकाओं की सुरक्षा कौन करेगा। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है और अच्छी बात है कि हम हॉस्टल दे। मैं तो कह रहा हूँ कि हॉस्टल में बच्चे भी रहें, हॉस्टल में टीचर भी रहें, हाँ, तब मज़ा है। अब टीचर्स जो है वो अप डाउन करता रहेगा तो उसको भी दिक्कत हो जाएगी। बच्चे तो स्कूल में रह जाएंगे और टीचर कभी देर से आएगा कभी नहीं आएगा, तो टीचर्स के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये गवर्नमेंट सोच रही है, जो मैंने पेपर में पढ़ा है अभी, क्योंकि मुझे इसकी ऑथेंटिक जानकारी पर मैंने पेपर में पढ़ा है, तो शायद इसमें हमारी गवर्नमेंट सोच रही है उस पर। जी ठीक है सर, फिर आज के लिए इतना ही। तो हमने बात की NEP पे। NEP किस तरह से पॉलिसी जो हमारे लिए बनाई गई है शिक्षा के लिए, नए चेंजेस लाके, स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन लाके कैसे बेहतरी की तरफ हम जा सकें। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो बात हो, जो भी विषय हम चलाएं शिक्षा के परिदृश्य से, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो वो केवल कागज़ों पे ना हो, वो हो धरातल पे। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में दिक्कतें आए दिन आती ही रहती है, वहाँ शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए हमें कदम उठाना है और इसलिए पुरजोर कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।